हम लोग पढ़ रहे थे अभिक्रिया की कोटि। हमने बताया था अभिक्रिया कोटि उसे किताब में दी गई तीन कितने प्रकार की, चार प्रकार की। शून्य कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की क्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। सिलेबस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक ही है। ये हम तुमको आज द्वितीय कोटि की क्रिया पढ़ा भी दे रहे थे ना। क्या देखो, तो हम लोगों ने प्रथम कोटि की क्रिया तक पढ़ चुके थे ना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसका वेग स्थिरांक व्यंजक भी निकालेंगे। तो हेडिंग डाल दो, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। चलो ये देखो, हेडिंग सब लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ध्यान समझो, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती क्या है, देखो इधर समझो। पहले नाम से ही मालूम है द्वि कोटि। क्या नाम से ही मालूम है कितनी कोटि, दो कोटि। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, क्या ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की कितनी सांद्रता पर, दो सांद्रता पर निर्भर करती है या दो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बस नाम से ही मालूम है। अगर प्रथम कोटि की रहेगी तो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के एक पद की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। शून्य कोटि की क्रिया होगी तो अभिकारक पदार्थ के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगी। और द्वितीय कोटि की होगी, क्या होगी, वह अभिकारक पदार्थ के सांद्रता के द्वि कोटि क्या होगी जी, अनुक्रमानुपाती होगी। लिखो हमारे साथ, लिखो ऐसी अभिक्रिया आ जाओ बैठो बैठो। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की दो सांद्रता के चाहे लिखो समानुपाती चाहे लिखो अनुक्रमानुपाती, दो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की दो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, पीछे दिख रहा ना जी, चलो ना दिख रहा तो पीछे ऊपर बैठ जाना, बेंच के ऊपर। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की दो सांद्रता क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यह अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के दो घातों पर डिपेंड करती है, उसको हम लोग कहते क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। मतलब कहने का तात्पर्य है, ठीक, जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग वह अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के दो घातों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर प्रपोर्शनल हटाएंगे क्या आता वहां पर, कोई कांस्टेंट आता है। वेग को हम लोग दिखाते हैं बी से, छोड़को बी से डी, और क्या लिखेंगे के। हम लोग जानते हैं अगर कोई अभिक्रिया है, समझो मान लो बताया हूं मैं, ये होता है
ऐसे एक कोई अभिक्रिया थी, आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, अभिकारक, और अभिकारक से क्या बनता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ये तो क्या बना, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से क्या बना जी, प्रोडक्ट। तो हमेशा जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, वह कभी प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड किस पर करती है, किस पर डिपेंड करेगी, अभिकारक पर, यानी रिएक्टेंट पर। किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पर। अब देखो, तो हमको मान लो बेग लिखना हो, यानी बी लिखना हो, क्या लिखना हो, बी, तो कैसे लिखेंगे, इसको हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट के, क्या देगा, के, कंसंट्रेशन आर की पावर कितना है जी, 2। अच्छा ये क्या है, ध्यान देना, अगर आर के अगल बगल हम लगा दे बड़कवा कोष्टक, बड़कवा कोष्टक ही कहता है कि उस अभिक्रिया की सांद्रता है, यानी कंसंट्रेशन है। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि हो गई, कितना हो गई, 2। यहां पर यन, भैया ये क्या है, 2 क्या है, यहां पर जो यन का मान होता है, घात यन होता है ना, जो यन का मान कितना होता है, 2 होता है। तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो गई, 2 हो गई। तो कौन सी कोटि, कौन सी कोटि अभिक्रिया हुई है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोई दिक्कत यहां तक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की 2 सांद्रता क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, चाहे कहे समानुपाती होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इतना बात समझ में आया। अब आगे देखो, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे देखो जरा, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से जब जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो देखो हमने बोला था जो कोटि होता है वह सैद्धांतिक नहीं होता है, वह क्या होता है, प्रायोगिक होता है। यानी प्रयोग से तुम मालूम कर पाओगे कि इस अभिक्रिया की ऑर्डर ए होगी, इस अभिक्रिया कोटि ए होगी। और ऐसे तुम किसी अभिक्रिया का समीकरण देख करके नहीं बता सकते हो कि इस अभिक्रिया की कोटि इतना होगी। किसी अभिक्रिया को देख कर तुम क्या बता सकते हो, केवल किसी अभिक्रिया को देख करके तुम केवल आणविकता बता सकते हो, उसके क्या मोलेकुलरिटी बता सकते हो, ऑर्डर नहीं बता सकते हो। क्यों, जो ऑर्डर होता है वह प्रायोगिक होता है, क्या होता है, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल होता है, और वह बिना प्रयोग किए तुम निर्धारित नहीं कर सकते हो कि इस अभिक्रिया का वेग इतना होगा, इस अभिक्रिया कोटि इतना होगी, ऐसा तुम बता नहीं पाओगे। वहां पर निकला था अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग जिन जिन पदार्थों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, वही क्या होता है, उस अभिक्रिया क्या होती है, कोटि होती है। अभी तुम बताता देखो, ये हो गया ना, ये हो गया। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से जब जल और ऑक्सीजन बनता है, तो देखा गया इस अभिक्रिया का जो वेग था, बहुत ध्यान से ना, इस अभिक्रिया का जो वेग था, फार्मूला लिखा ही हूं मैं, वेग बी बराबर हुआ के, किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के कितने घात पर डिपेंड कर रहा है, कितना यहां पर है, 2। तो देखा गया इस अभिक्रिया का जो वेग है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता के 2 घातों पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हुई है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आप समझ में आया ना। उसी प्रकार से यहां पर, यहां सही नहीं लिखा हूं मैं, चलो आगे देखो, यहां पर थोड़ा ऐसे रहेगा, सही गलत, 4 दूनी 8, 2 9 जब रहेगा ना, अब सही है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सही। इधर देखो, तो जब यहां देखा गया नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, क्या है, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, के बराबर नाइट्रोजन पेंटाक्साइड के कितने घातों पर, 2 घातों पर। तुमको दिख तो रहा है यहाँ 2 है, दिख तो रहा है, तुम लगा दो खटाक से। अब बहुत सारी अभिक्रिया ऐसे तुमको दिखबे नहीं करेगा, वहां पर 2 लिखा गया है, रहेगा एक ही टर्म, लेकिन वो अभिक्रिया क्या होगी, उसकी कोटि कितना होगी, 2। क्यों होगी, रीजन क्या होता है, अगर कुछ अमोनियम नाइट्राइड से जब कोई चित बनता है, तो वहां पर जो जैसे ऐसे समझो, अभी बताते हैं हमें, ये क्या है, जब मेथेन गैस से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है, तो वह अभिक्रिया 4 स्टेप में संपन्न होती है। तो वहां पर अभिक्रिया के वेग क्या होता है, एक नहीं होगा, एक न कितना होगा, वहां पर 4 होगा। क्यों, अभिक्रिया की जो कोटि कितना होगी, वहां पर 4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभिक्रिया 4 स्टेप में संपन्न हो रही है। कोई अभिक्रिया जितने स्टेप में संपन्न होती है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। ये मैटर होता है वहां पर। अब आगे देखो, यहां पर हम मान लो इस अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, बताओ अभिकारक पदार्थ के कितने सांद्रता पर डिपेंड करेगा, इस अभिक्रिया कोटि अभिकारक पदार्थ के कितने सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्या, हाँ
यहां पर I2 है। चलो, तो हाइड्रोजन और आयोडीन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो कितने पर डिपेंड कर रहा है आपके? देख, एक डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पर, एक डिपेंड किया कंसंट्रेशन आयोडीन पर। तो कितना मिला होगा जी? 1 + 1 क्या मिला होगा? 2 मिला। ठीक ना? इस सबके लिए कोटि कितना हो गई? 2 हो गई। अब आगे देखो, ये है ओजोन। ओजोन वायुमंडल में पाती है ना, एक परत होती है, लेयर होती है, जो सूर्य से आने को क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का प्रयास करती है। तो जब ओजोन से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, जब ओजोन से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, देखा गया इस ओजोन का जो वेग होता है, इसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वह किस पर डिपेंड कर रहा है? ओजोन कितने घात पर? 2 घात पर। तो कोटि कितना हो गई इसकी? 2 हो गई। जब कोटि 2 हो गई तो कौन सा क्रिया हो गई? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये क्या है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आती है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनता क्या है? सोडियम एस्टेट प्लस एथिल एल्कोहल। बताओ, अभिकारक के कितने सांता पर डिपेंड करेगा? एक ए हो गया, एक ए हो गया। तो मान लो हमको बेग लिखना हो, कैसे लिखेंगे? तो जो अभिक्रिया का बेग होगा के, कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे एथिल एस्टेट, यानी CH3 COO C2। एक इस पर डिपेंड किया, एक इस पर डिपेंड करेगा, NaOH। तो क्या मिला हुए इसमें? 2 मिला हो गए। बात समझ में आया? तो ये सब क्रिया कोटि कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे लिखो, है लो। द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लक्षण। चलो बोलो मत। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, प्रॉपर्टीज। आप बोलो मत, प्रॉपर्टीज। चाहे गुण लिखो चाहे लक्षण। आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और आप लिखो इसमें, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। ठीक, 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। देखो इधर, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के यही सबसे मेन होता है, वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्नवत होता है। हमारे साथ लिखा करो, निम्नवत होता है। ठीक, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ना, वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है? निम्नवत होता है। क्या होता है? वेग स्थिरांक किसे दिखाते हैं? छोटको वाक्य से के बराबर नहीं, के इस्तेमाल के होता है। ठीक, 1/T सब जगह इस्तेमाल के लिखवाया गया, 1/T। अब देखो, तुम लिखोगे कंसंट्रेशन, चाहे अंदर तुम RT लिखो चाहे बाहर लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन 1/1 कंसंट्रेशन RT माइनस 1/कंसंट्रेशन R0। ठीक, RT क्या है? T समय बाद अभिकारक की सांद्रता। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा।
और आर नॉट क्या है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसी को हम जब सॉल्व करते हैं ना तो आता है, दिखाएंगे। 1/t निकल के आता है 1/t कोष्ठकवा में क्या, x बटे a इंटू a माइनस एक्स। इसी जब सॉल्व कर दे इतना आता है। ठीक, रुके रहो अभी। तुम बैठो, नहीं बोले। जहां जहां देखो इधर, अब बताओ आर नॉट क्या है जी? आर नॉट क्या है? आर कंसंट, इसको पढ़ते कैसे हैं? कंसंट्रेशन आर नॉट, कंसंट्रेशन आर नॉट। कंसंट्रेशन मीन्स होता है सांद्रता, यानी क्या है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता ये है। हाँ, वही लिख सकते हो, अभिकारक। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल। और ये क्या है जी? आर टी। ये क्या है? टी समय बाद, टी समय बाद क्या? अभिकारक की सांद्रता। बोलो मैं सांद्र हूं, अभिकारक की सांद्रता। तो चाहे ये लिखो, चाहे आगे हम लोग इस पर निर्भर लगाएंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। बता, इसमें किसी को दिक्कत? ये हम प्रूव करेंगे। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होते हैं, हम कहे समीकरण होता है। आगे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो, इसको लिख लिए। अच्छा रुके रहो, रुके रहो, एक मिनट रुके रहो भाई। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल, उसके उसके प्रारंभिक, उसके प्रारंभिक सांद्रण के, उसके प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। ये सब प्रूफ किए जाएगा आगे, परेशान मत होना, एक चीज सब प्रूफ करेंगे इसको हम, कैसे आता है सब। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तुमको इसलिए लिखवाया था तुमको एक तरह पूरा तुमको मिल जाएगी, तुमको याद करने में दिक्कत ना हो। उसका मात्रक, उसका वेग स्थिरांक सब एक साइड लिखवा दिया जाता है। ठीक, सांद्रण मतलब उसका क्या, कंसंट्रेशन, गाढ़ा पतला है वो होता है। चाहे सांद्रता बोलो चाहे सांद्रण बोलो, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। ठीक, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बोल सकते हो भैया। ये बताओ, चाहे बोले पतला चाहे बोले हल्का, कुछ अंतर है? क्या अंतर बताओ? हाँ, चलो तो T1/2 जो होता है, T1/2 1/K2, के क्या है? द्वितीय, द्वितीय कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक। यहां लिख लेना तुम लोग, K2 यहां लिख लेना। K2, K2 क्या है? द्वितीय कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक, ऐसा समझा। कंसंट्रेशन आर नॉट ऐसे होता है, ये प्रूव किया जाएगा। ठीक, ये देखो, जो द्वितीय कोटि की क्रिया का अर्ध आयु काल होता है वो उसके प्रारंभिक सांद्रण क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर तुम किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण बढ़ाओगे उसका टाइम क्या होगा? घटेगा। अगर सांद्रण घटाओगे टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। उतार लो पूरा, फिर आगे हम बात करें। उतारो, चलो आगे लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। हाँ, तीसरा पॉइंट, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, नहीं
व्यंजक तो लिखा दिया है जी। द्वितीय कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? क्या लिखवाया हूं? मोल लिखवाया हूं। देखो ध्यान से, पहले यहां देखो, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, सही ना होता है। ये मैं प्रूफ करवाया हूं। ठीक, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, नहीं, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल और उसके प्रारंभिक सांद्रण लिखो, चाहे सांद्रता, उसके प्रारंभिक सांद्रता के मध्य खींचा गया ग्राफ, के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, एक सरल रेखा में होता है। देखो यार, समझो पहले, देखो ये हम बना रहे हैं 2D। क्या बना रहे हैं? 2D। 2D में क्या होते हैं? एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हम दिखा दे रहे हैं अभिक्रिया का सांद्रण। क्या दिखा दे रहे हैं? अभिक्रिया का सांद्रण। अब देखो, अभी मैंने लिखा था जो द्वितीय कोटि क्रिया, देखो ध्यान से लिखो, अभी लिखो मत, रुके रहो। जो द्वितीय कोटि क्रिया का अर्ध आयु काल होता है, वह उसके प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मैं सांद्रता लिखूंगा, सांद्रता लिखूंगा तो वन अपान ऐसे लिखूंगा। क्यों? ये व्युत्क्रमानुपाती में ना जी, ऐसे लिखूंगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? अर्ध आयु काल, ये हो गया अर्ध आयु काल। और जब अर्ध आयु काल और सांद्रता के बीच क्या खींचा गया? ग्राफ खींचा गया। तो हमको क्या मिला यहां पर? एक सीधी रेखा में एक ग्राफ किसके बीच खींचा गया है? सांद्रता और अर्ध, जो सांद्रता है ना, 1 क्या है? कंसंट्रेशन है। और किसके बीच खींचा गया है? अर्ध आयु काल यानी T1 हाफ के बीच। तो क्या इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे 1 यानी कंसंट्रेशन, जैसे तुम सांद्रता बढ़ाओगे, अब अर्ध आयु काल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसे समझो, इसमें तुमको बड़ा डाउट होता है। जैसे मान लो हमने यहां लिखा ए बराबर, बहुत ध्यान समझो, यहां पर हमने लिखा यहां पर ए बराबर के या ए प्रोपोर्शनल 1/b लिखा, समझो। हम यहां कह सकते हैं कि जो बी है वह ए के व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत ध्यान, इसके लिए मैं बात कर चुका हूं। यहां पर जो बी है वह ए के व्युत्क्रमानुपाती है, परंतु जो 1/b है वह एक क्या है? व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, तब समानुपाती हो जाएगा। ध्यान रहे चीज, समझे? अगर हम केवल बी की बात करेंगे तो जो बी है वह ए के समानुपाती है, परंतु 1/b जो एक क्या है? नहीं, उल्टा बोलिए क्या? जो बी है ए के व्युत्क्रमानुपाती है, परंतु 1 जो बी है वह ए के समानुपाती है। अब समझ ना? तो केवल बी बोलोगे तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। और जब 1/b बोलोगे तब क्या हो जाएगा? ए मैटर है। तो जब भैया समानुपाती हो जाएगा 1/b, जब 1/b समानुपाती हो जाएगा इसके, तो समानुपाती मतलब क्या होता है? अगर एक मिला बढ़े दूसरे को मिला, क्या होगा? तो यहां पर वही बात है, समानुपाती है। यानी हमने T1 हाफ को 1/, कंसंट्रेशन क्या दिखा दिया है? समानुपाती। जब जितना ही बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा। ये मैटर यहां पर है। हमने अगर यहां पर हम लिख दिए होते सांद्रता बटे रूप में लिखते, एक ग्राफ नहीं बनता था। यह मैटर था इसमें। अगर उतार लो, उतार ली इसको। ये भी रुके रहो। 5वां पॉइंट लिख लो। देखो हम बात करें चाहे प्रथम कोटि क्रिया,
चाहे बार के द्वितीय कोटि अपक्रिया, इन अपक्रियाओं के वेग को निर्धारित नहीं किया सकता है। क्यों? ये अपक्रियाएं बहुत क्या होती हैं? तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इसलिए इन अपक्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया सकता है और ये अपक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। और अपक्रिया जो पूर्ण होती है वह कौन सी पूर्ण होती है? केवल और केवल शून्य कोटि की अपक्रिया पूर्ण होती है और उसका हम वेग भी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए चीज। तो लिख डालो सब, लिखो अब। ठीक, ये अपक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। 5 पॉइंट हो गए, बहुत है। ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण, इसमें से हम 2 पॉइंट प्रूफ भी करवाएंगे। ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। उतारो फिर टू प्रूफ करवाते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का क्या? रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो ध्यान से, किसी भी अपक्रिया के लिए हमने लिखवाया है जो कोटि होता है। क्या कोटि? तो इधर लिखते हैं, किसी भी अपक्रिया के लिए, कोटि या वेग नजीक क्या लिखते हैं हम लोग? किसी भी अपक्रिया के लिए जो वेग होता है, वेग। अब दो लिखना नहीं, रुके रहा। अब लिखो, मैं समझो इधर। हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? माइनस डी कंसंट्रेशन आर बटे डी बराबर क्या? के कंसंट्रेशन आर पावर एन। एन क्या है? एन है अभिक्रिया की कोटि। जहां न समझ में तो बोलना। एन है अभिक्रिया की कोटि। तो कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सही है ना? तो एन का मान कितना होगा? 2। सही है, रखो माइनस डी कंसंट्रेशन आर बटे क्या लिखोगे? डी टी बराबर के एन के स्थान कितना रखेंगे? 2। सेम टर्म को एक साथ करो। क्या करो? एक साथ। तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर बटे इस आर को नीचे चलाया, क्या हो जाएगा जी? कंसंट्रेशन आर का स्क्वायर बराबर, इस वाले माइनस को उधर लगा दो, ए और डी नीचे ना। कई बार इसको कर चुके हैं हम लोग इस बात को। अब देखो, इस आर को हम ऊपर ले जा सकते हैं। घातांक का नियम पढ़े हो गए। जब कोई चीज नीचे से प्लस में से ऊपर जाती क्या होती है? उसका चिन्ह क्या होता है? हो जाएगा कंसंट्रेशन आर पावर -2। बगल में क्या लगा है? डी कंसंट्रेशन बराबर माइनस के इंटू डी टी। सही है ना? अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का समाकलन। देखो इधर, चलो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बताओ समाकलन चिन्ह लगाएंगे ना? लगा दो समाकलन साइन। ठीक,
क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन R माइनस 2 डी आर बराबर क्या हो गया? लगा दो, कोई दिक्कत, माइनस के बाहर निकाल लो। कहां से कहां तक भी बात करेंगे उसके लिए। यहां लिख लो 1 × डी, कोई दिक्कत? अब देखो इसका मान हम कहां से कहां तक निकालेंगे, लिमिट तो होगा कुछ ना। तो बार बार बात किए हैं, एक बार कहां निकालेंगे? टी बराबर 0 पर। बताओ इसकी सांता हम लोग क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन आर का मान क्या लिखेंगे? आर। ठीक, टी बराबर टी पर जो हम लोग सांता लिखते क्या लिखते हैं? हाँ, आर टी। अब देखो यहां पर तुमको दो चीज समझना है, बहुत ध्यान समझो। वैसे हम कई बार बात किए हैं, अगर समाकलन में 1 × dt आता है, एक का टी के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? एक का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? एक फार्मूला इसमें यूज होगा, वह है समाकलन x की पावर n dx, x की पावर n का x, जिन्हें बोला यहाँ पर एक का dx सापेक्ष समाकलन। तो x की पावर n का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष जो समाकलन होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे, ये फार्मूला होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये फार्मूला है। ठीक, अब पहले लिमिट लगा दो। क्या लगा दो? लिमिट। उधर जगह है ना, लिखते उधर, चलो दिख रहा है यहाँ पर, अभी लिखते हैं नीचे, इधर नीचे, इधर नीचे। बताओ कहां से कहां तक? इधर वाला आर का मान है ना, तो आर का मान कहां से कहां तक जी? R0 से RT तक है। पहले R0 लोअर लिमिट, फिर क्या लगाएंगे? इसको लिख देंगे ऐसे, कंसंट्रेशन R की पावर -2, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, चलो हो गया इतना। अब बताओ क्या लिखेंगे? 0 से T, कहा बाहर भी है ना, माइनस के बाहर आ गया, 0 से T, फिर 1 × dt। अब कंसंट्रेशन आर की पावर -2 का समाकलन करते हैं इधर बगल में, देखो इधर, इसका समाकलन करो किसी फार्मूले पर, तो क्या लिखें बताओ? कंसंट्रेशन आर एन जहां जहां है वहां क्या करना? -2, तो -2 + 1 बटे 1, और लिमिट तुमको हर हाल में लगाना ही है। कहां से कहां तक? R0 से RT तक बराबर एक का टी के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? ये अचर पद था ना, बाहर चला आया था। अचर पद अवकलन और समाकलन दोनों बाहर चले आते हैं, अचर पद कांस्टेंट वैल्यू, तो माइनस के बाहर चला आया, टी का समाकलन एक के सापेक्ष, एक का समाकलन टी के सापेक्ष, टी होगा, और लिमिट लगाओगे 0 से। अब इसको हम हल करते हैं, हम यहाँ हल कर दे रहे हैं बगल में, तो कंसंट्रेशन आर की पावर -2 + 1 है, कितना आएगा जी? और नीचे क्या आएगा? -1। -1 को क्या हम आगे नहीं लगा सकते? क्या बचेगा? माइनस कंसंट्रेशन आर की पावर -1, सही है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? 1 कंसंट्रेशन, इसको इतना लिख सकता हूँ। अब सोचो अगर यहाँ ना लिखा होता उतना, आपको कई कई स्टेप बढ़ाने पड़ते, 3 स्टेप, बहुत लंबा हो जाता, तो दिक्कत होता। तो ये मैं यहाँ लिख दिया। बताओ तो इतना हल करने में कितना आएगा? ठीक, तो माइनस में बाहर निकाल लेगा, -1 कंसंट्रेशन आर, R0 से RT बराबर, एक बार यही लिख लो, T 0 से माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? क्या बचेगा? जब कटेगा ये कहता क्या है? एक चीज और जान लो, मैं बताया है क्या, अगर समाकलन हल होने के बाद यहां लिखा है x, यहां लिखा है x, यहाँ a, यहाँ लिखा है b, ये होता है निश्चित समाकलन। क्या होता है? पहले लिखते हैं x के स्थान पे अपर लिमिट, क्या लिखते हैं? फिर लगाते हैं माइनस, फिर क्या लिखते हैं? ये निश्चित समाकलन प्रॉपर्टी होता है, ये निश्चित समाकलन है। पहले r के स्थान क्या रखेंगे? माइनस तो कर गया है ना, तो रखो,
1/r के स्थान पे आर टी, चाहे टी को बाहर लिखो चाहे अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/r, माइनस तो हट गया है, के क्या टी माइनस, कट पिट गया ना, उतार लो, क्या आगे बताओ, आर एस में इतना माइनस 1/कंसंट्रेशन आर नॉट बराबर क्या आ गया, के, हमको निकालना किसका मान है, के का मान, क्या आ जाएगा जी, बटम आ जाएगा ना, बताओ क्या हो जाएगा, 1/टी, कोशकवा में 1/कंसंट्रेशन आर टी माइनस 1/कंसंट्रेशन। देखो द्वितीय कोटि का क्रिया के लक्षण में पहला पॉइंट यही लिखो, नहीं लिखो, देखो पहले देखो, देखो ध्यान से, यही लिखवाए ना, गलत तो नहीं लिखवाए हैं, यही होता है। एक मिनट, बगले में थोड़ा लिखवाया होगा, वो भी देख लो यहीं पर, देखो यार, चलो देखते हैं। अब जब जो मैंने बगल में लिखवाया है उसको निकालना होता है, अगर उसको निकालना होता, फाइंड करना होता है, तो आर नॉट के स्थान रखते हैं क्या, यक्स, हाँ एक्स रखेंगे, और आर टी का स्थान रखते हैं ए माइनस एक्स, क्या रखते हैं, ए माइनस एक्स, यहां पर लिख लो ए, क्या ए, घटा देते समय ए माइनस एक्स। प्रारंभिक सांद्रण के लिए हम लोग लिखते हैं ए, और अंतिम सांद्रण के लिए लगाते हैं ए माइनस एक्स, इसी में रखो तो क्या आएगा, देखो इधर, तो केवल आ जाएगा 1/टी, इसके स्थान क्या रखेंगे, आर टी कितना है, 1/ए माइनस एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ पर 1/, हल करो अभी, लिखो मत, 1/टी, बताओ कितना एलसीएम होगा जी, ए इंटू ए माइनस, यही सफाचक, बचा कितना, ए माइनस, ए से कटा कितना आएगा, ए माइनस एक्स, सही है ना, आ रहा है ना, 1/टी ए माइनस ए प्लस एक्स बटे क्या, ए इंटू ए माइनस एक्स, कुछ कटा, ए से कट गया, 1/टी कोष्ठकों क्या आया, बगल में यही लिखो, दूसरा लिखवाया था, सही में, आज यही, तो ए भी आ गया तुम्हारा, ए भी आ गया, ठीक, उतार डालो बड़ाक से, उतार।